बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ILM कॉलेज की वर्चुअल लेक्चर सीरीज़ में स्टूडेंट्स आप लोगों को खुश आमदीद। मेरा नाम अज़हर अब्बास है और मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री। तो जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसमें हमारे पास टोटल जो चैप्टर हैं वो 11 हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 11 चैप्टर्स हैं इनमें पेपर पैटर्न जो है वो क्या है। जो केमिस्ट्री का पेपर है वो होता है 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें टोटल मार्क्स जो हैं वो 85 होते हैं। इन 3 घंटे के जो पेपर है इसमें से 30 जो पहले 30 मिनट हैं वो ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए होते हैं और इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो 17 नंबर के MCQs आते हैं और जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो 68 मार्क्स का होता है। तो अब ये जो सब्जेक्टिव पार्ट 68 मार्क्स का है इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होती है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव का हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 12 में से हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करना होते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और हमने उसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करना होते हैं। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 9 में से हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो इस तरह हमने जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जो करने हैं वो 22 हैं। तो 22 और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है तो ये हमारे पास 44 मार्क्स जो हैं 44 मार्क्स ये हमारे पास होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है सब्जेक्टिव का वो। इसी तरह जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें जो दूसरा है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन जो है उसके 8 मार्क्स हैं। हर पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का है और 4 मार्क्स का हर पार्ट है और टोटल जो है हमारे पास 3 चूँकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो टोटल हमारे पास जो मार्क्स बनते हैं वो 24 हैं। तो 24 और ये 44 ये मिलके 68 बन गए। पहला जो क्वेश्चन था वो MCQs था जो 17 नंबर के MCQs हैं। अब इसमें एक और बात जो है बताने के लिए वो ये है कि यहाँ 3 चैप्टर्स ऐसे हैं 11 चैप्टर्स में जिनमें न्यूमेरिकल होते हैं। जो पहला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है और 8वां चैप्टर है और हर दफ़ा केमिस्ट्री के पेपर में 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं इन तीनों में से। जी अब हम शुरू करते हैं जी चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ये है बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट जो है ये मतलब जिसमें हम ये पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स में कि जो केमिस्ट्री है उसके वो किस चीज़ से मिलके जो है केमिस्ट्री बनी है। तो इसमें जो केमिस्ट्री है उसको हम डिफाइन करें, इसकी एक मोटी सी डेफिनेशन करें तो स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। मैटर और इट्स कंपोजिशन इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। अब आम तौर पे स्टूडेंट्स 2 बातों को मिक्स कर जाते हैं, एक है स्टेट्स ऑफ मैटर और एक है टाइप्स ऑफ मैटर। इन दोनों में फ़र्क है। जब आप लोगों से पूछा जाए कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है तो आप लोग बताते हैं जी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। और इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाए टाइप्स ऑफ मैटर क्या है वो तब भी यही कहता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। हालांकि ऐसा नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर तो वही है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। जो टाइप्स ऑफ मैटर हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। नंबर 1 प्योर मैटर, नंबर 2 इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर जो है इसको हम कहते हैं सबस्टांस और इम्प्योर मैटर को हम कहते हैं मिक्सचर। जो सबस्टांस है ये आगे इसको मज़ीद 2 तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 पे है एलिमेंट्स और नंबर 2 है कंपाउंड। अब जो कंपाउंड हैं ये आगे मज़ीद 2 तरह के हैं, कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। जो कोवलेंट कंपाउंड है इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं आयन। और इसी तरह एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं एटम। जो हमारे इसके बाद आने वाले लेक्चर्स हैं तीनों लेक्चर्स में हम बड़ी तरतीब के साथ हम लोग पहले एटम के बारे में डिटेल से बात करेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद आयनिक कंपाउंड के आयन के बारे में जो है वो डिटेल से बात करेंगे। यहाँ एक बात आप लोगों को याद रखने की है वो ये है कि मॉलिक्यूल जो है ये हमेशा कोवलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आयन जो है ये हमेशा आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो एलिमेंट है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो एटम है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग सबसे पहले जो है वो एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एटम है इसके बारे में सबसे पहले जो ग्रीक फिलासफर्स हैं
उन्होंने ग्रीक फिलोसफर में भी डेमोक्रिटस जो है, ग्रीक फिलोसफर था डेमोक्रिटस, ये ग्रीक फिलोसफर था। इसने कहा था कि जो मैटर है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल, कि मैटर ऐसे छोटे से छोटे पार्टिकल पे जो है वो कंटेन करता है जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। किसी मैटर को तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि मैटर को हम मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं कर सकेंगे। मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास एक आयरन का टुकड़ा है, हम आयरन के इस टुकड़े को तोड़ते हैं, फिर आयरन का ये है, हम इसको तोड़ते हैं, फिर आयरन का ये टुकड़ा है, हम इसको तोड़ते हैं। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इस पार्टिकल को हम मज़ीद नहीं तोड़ सकेंगे, तो इसे हम कहते हैं इंडिविजिबल पार्टिकल, इंडिविजिबल पार्टिकल। तो सबसे पहले जो ग्रीक फिलोसफर है डेमोक्रिटस, उसने यूज़ किया था मैटर इज, उसने कहा था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल। ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल है उसने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था एटमॉस। तो ग्रीक में एटमॉस जो है ये बोलते हैं इंडिविजिबल पार्टिकल को, और जो एटम है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एटमॉस। एटम को वर्ड एटमॉस से डिराइव किया है, और एटमॉस का मतलब होता है इंडिविजिबल पार्टिकल। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी जो बहुत साल बाद आई 1700 सेंचुरी में, वो जॉन डाल्टन ने बताई। जैसे कि डेमोक्रिटस ने कहा था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल, जो जॉन डाल्टन है इसने कहा था मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स, कि मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलके बना है। और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, किसी एक ही एलिमेंट के जो एटम है उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। सपोज आपके पास आयरन है, आयरन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दें और उनमें से कोई दो टुकड़े उठा लें, आयरन के उन दोनों टुकड़ों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्या प्रॉपर्टी? सपोज हम देखना चाहते हैं कि क्या आयरन के वो दोनों टुकड़े जो है वो मैग्नेटिक फील्ड या मकनातीस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो होते हैं। तो अगर हम आयरन को जितने मर्जी छोटे टुकड़ों में तोड़ दें और उनमें से कोई भी हम उसका छोटे से छोटा पार्टिकल उठा लें, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या मकनातीस की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि तमाम एटम्स जो किसी एक ही एलिमेंट से बने होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। इसी तरह अगर सपोज एक एटम जो है वो सोडियम का है और एक एटम आयरन का है, क्या इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है? तो ऐसा नहीं है। सोडियम के एटम की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, आयरन के एटम की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं। सोडियम, सपोज सोडियम का एटम जो है जब हम वाटर में डालते हैं, सोडियम का एटम जो है वो आग पकड़ लेता है कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से, जबकि आयरन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो क्या सोडियम भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है? तो नहीं। तो क्या आयरन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल वाटर में डालें तो वो आग पकड़ लेता है? तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सोडियम के एटम की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं और आयरन के एटम की प्रॉपर्टीज जो हैं वो कुछ और होती हैं। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसी तरह एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, जो कंपाउंड बनते हैं, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम्स जब मिलते हैं तो तब जाके कंपाउंड बनते हैं। वो जो एटम जो मिलते हैं वो एक ही एलिमेंट के दो एटम मिल सकते हैं या फिर दो मुख्तलिफ एलिमेंट के दो एटम जो हैं वो मिल सकते हैं। इसी तरह जब एटम्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, दो तरह के लॉज जो हैं वो फॉलो करते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये दो लॉज हैं जो फॉलो होते हैं, इनको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। इसी तरह जो एटम है उसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, जैसा कि हमने यहाँ कहा था कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी एलिमेंट को तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम कहते हैं एटम। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो जो एटम है वो किसी एटम का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। तो मैं आप लोगों को इसके दो हिस्से हैं, विच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जब हम कहते हैं मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम अकेले रह सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते। तो
कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं? ये 6 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम जो हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ये अकेले रह सकते हैं। यहाँ हवा में अभी भी हीलियम के एटम मौजूद हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और ना आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो एटम हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ये किसी और के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करते, ना होने के बराबर इनका केमिकल रिएक्शन है। तो जब एटम की डेफिनेशन में हम ये पहला पोर्शन यूज करते हैं विच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो दरअसल वो इन 6 एलिमेंट्स के लिए है, क्योंकि इनके एटम जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करते। जबकि जो दूसरा पोर्शन है मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इन 6 एलिमेंट्स के अलावा पीरियोडिक टेबल में और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके रहते हैं या आपस में रिएक्शन करके रहते हैं। सपोज सोडियम जो है ये कभी भी इसका अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये किसी और के साथ मिल के रहता है। कभी सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ मिल के रहेगा, कभी सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल के सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम का अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसा कि हमने यहाँ कहा था कि इनके एटम अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस तरह जो क्लोरीन है इसका भी अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप कभी भी Cl अकेला नहीं देखेंगे, हमेशा किसी और एलिमेंट के साथ इसको मिला के लिखा जाता है, क्योंकि ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस डेफिनेशन में जो 2 पार्ट है, मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो जो मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली हैं वो 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट्स के एटम जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह उसके बाद है सब एटॉमिक पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज एटम से छोटा हो। सब मीन स्मॉलर, सब एटॉमिक मीन स्मॉलर देन एटम। ऐसे पार्टिकल जिनका साइज एटम से छोटा है उन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो कितने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल? मोर देन 100 पार्टिकल स्मॉलर देन एटम। तकरीबन 100 ऐसे पार्टिकल हैं जो एटम से स्मॉलर हैं, उनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। उनकी एग्जांपल्स हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। और भी होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं। तो इसमें जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं इनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में आगे मजीद जो है वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हो गए? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। उसके बाद जो आपका बेसिक कंसेप्ट में इंट्रो दिया गया एटम का, तो एक जो साइंटिस्ट हैं बर्जीलियस, उन्होंने जो 2 कंट्रीब्यूशन हैं बर्जीलियस की वो आपकी बुक में जो है वो बताई गई हैं। वो है कि बर्जीलियस वो पहला शख्स था हु गेव सिंबल टू एलिमेंट्स, जिसने एलिमेंट्स को सिंबल दिए थे, जिसने कहा था कि हाइड्रोजन के लिए H लिखा जाए, ऑक्सीजन के लिए O लिखा जाए, नाइट्रोजन के लिए N लिखा जाए। तो बर्जीलियस वो पहला शख्स था जिसने एलिमेंट्स को सिंबल दिए। बर्जीलियस का दूसरा कौन सी कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में? और बहुत सी कंट्रीब्यूशन है इसकी, लेकिन जो 2 बुनियादी हैं वो उनमें से एक है कि इसने एलिमेंट्स को सिंबल दिया, और दूसरा मैयर एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट। ये वो पहला शख्स था जिसने एलिमेंट की एटॉमिक मैसेज जो है मैयर की थी और उनका तरीका बताया था। उसके बाद अगर हम एटम के बारे में ये बात कर रहे हैं कि एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम एटमॉस, एटमॉस मींस इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल पार्टिकल मीन पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जो मजीद जो है डिवाइड ना किया जा सके। जैसे ये आयरन का टुकड़ा था, इसको हमने तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, तो ये मजीद छोटा होता गया। अब ये इतना छोटा हो गया कि इसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये इंडिविजिबल पार्टिकल है। तो एटम अगर इतना छोटा पार्टिकल है तो क्या एटम को हम देख सकते हैं? ये क्वेश्चन है। तो एटम को अभी तक नेकेड आई से नहीं देखा गया, लेकिन कुछ एविडेंस है एटम को देखने की। हम देखेंगे कि एटम को क्या एविडेंस है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें बता सकती हैं कि एटम नाम की कोई चीज़ वाकई एग्जिस्ट करती है। तो उसमें ये है, क्या एटम को लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है? लाइट माइक्रोस्कोप मीन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो हमारी लेबोरेटरी में होती है, जिससे हम मुख्तलिफ सेल वगैरह देखते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसमें ऑर्डिनरी लाइट यूज़ होती है। ऑर्डिनरी लाइट में विजिबल लाइट यूज़ होती है। जो विजिबल लाइट है इसकी वेवलेंथ है 450 to 750 नैनोमीटर।
इसकी रेंज है 450 टू 750 नैनोमीटर। असल में विजिबल लाइट जो है ये 7 रंगों पर मुश्तमिल है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इन 7 रंगों पर मुश्तमिल है, जिनमें सबसे कम वेवलेंथ वो वायलेट कलर की है 450 नैनोमीटर, सबसे ज़्यादा रेड की है 750 नैनोमीटर, और इनका जो एवरेज बनता है 500 नैनोमीटर है। इसलिए आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज़ 500 नैनोमीटर। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें विजिबल लाइट यूज़ करते हैं, और विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, जबकि साइज ऑफ एटम जो है वो 0.2 नैनोमीटर है। तो एक बुनियादी असूल याद रखें कि किसी भी चीज़ को, चाहे आप लोग बायो पढ़ रहे हो चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ को अगर देखना हो तो उसके ऊपर ऐसी लाइट डालते हैं जिसकी वेवलेंथ उस चीज़ के साइज से कम हो। हम ये जो इर्द गिर्द मैं तमाम चीज़ें देख रहा हूँ, ये सारी की सारी विजिबल लाइट की मदद से देख रहा हूँ। विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 500 नैनोमीटर। मुझे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं उनका जो साइज़ है 500 नैनोमीटर से ज़्यादा है, इसलिए मैं इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? अगर वेवलेंथ जो है वो साइज़ से कम हो तो क्या होता है? वो लाइट जाएगी, उस चीज़ के साथ कोलाइड करेगी, वापस आएगी, मेरी आंखों में पड़ेगी, तो मैं उस चीज़ को जो है वो देख लूँगा। तो ये तमाम चीज़ें जो पड़ी हैं कि इनका जो साइज़ है 500 नैनोमीटर से ज़्यादा है, इसलिए मैं उन तमाम चीज़ों को देख सकता हूँ। एटम का साइज़ कितना है? 0.2 नैनोमीटर है। क्या एटम को देखा जा सकता है विजिबल लाइट की मदद से? नहीं, क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, एटम का साइज़ कम है। ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास एक टेनिस बॉल है, उसको मैंने एक छोटी सी गोली पे मारा है। टेनिस बॉल मीन विजिबल लाइट और छोटी सी गोली मीन एटम। तो अगर छोटी सी गोली पे मैं टेनिस बॉल मारूं तो क्या टेनिस बॉल टकरा के वापस मेरी तरफ आएगा? तो नहीं आएगा। तो विजिबल लाइट का एटम पे डालना ऐसे ही है जैसे हमने एक टेनिस बॉल छोटी सी गोली पे मारा है। तो इसका मतलब है, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट वो साइज से ज़्यादा हो तो फिर हम उस चीज़ को नहीं देख सकते। तो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट 500 नैनोमीटर है, साइज ऑफ एटम जो है वो 0.2 नैनोमीटर है, तो वो लाइट जाएगी, टकरा के वापस नहीं आएगी, इसलिए हम एटम को ऑर्डिनरी जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी मदद से नहीं देख सकते। हाँ, एटम को देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए मतलब उसको इमेज किया जा सकता है। कैसे? जो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो साइज ऑफ एटम से कम है। जाहिर है साइज ऑफ एटम तो 0.2 नैनोमीटर है। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जाहिर है इलेक्ट्रॉन फिर एटम से छोटा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन यूज़ करके एटम को जो है वो देखा जा सकता है, इमेज किया जा सकता है। ये ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन को एटम के ऊपर डालना ऐसे ही है जैसे एक टेनिस बॉल पड़ा है, उसके ऊपर मैं छोटी सी गोली मारता हूँ तो जाहिर है वो गोली टकरा के वापस आएगी। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं एटम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एटम का साइज चूँकि बड़ा है, इलेक्ट्रॉन टकरा के वापस आएंगे, हमारी आंखों में पड़ेंगे, हम उसको इमेज कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करके ग्रेफाइट जो है, जो कि एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, उसको देखा गया है। 50,000 टाइम्स मैग्नीफाई करके ग्रेफाइट को देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो इस तरह का हमारे पास कुछ डार्क बैंड आए और कुछ ब्राइट बैंड आए। ये दरमियान में ब्राइट बैंड है और ये डार्क बैंड है। ये जो ब्राइट बैंड है एटम्स के, ये जो ब्राइट बैंड है ये क्यों आए? ये ब्राइट बैंड उस जगह पे आते हैं जहाँ पे एटम्स मौजूद हों, और ये जो दरमियान में डार्क बैंड है ये आते हैं जहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो असल में क्या फिनोमिनन यहाँ पे हो रहा है? जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को इमेज करने की कोशिश करते हैं, आप उस चीज़ पे इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो जहाँ जहाँ पे एटम मौजूद हैं, इधर एटम मौजूद हैं, तो क्या होगा? जहाँ जहाँ पे एटम मौजूद हैं उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। इलेक्ट्रॉन अपना शेल छोड़ के ऊपर वाले शेल में चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए वहाँ रहेंगे, फ़ौरन से वापस आएंगे। जब वो वापस आते हैं इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं। सपोज़ मैं यहाँ बनाता हूँ, ये हमारे पास सपोज़ कार्बन का एटम है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट हो के ऊपर वाले शेल में गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे वाले शेल में आता है तो लाइट एमिट करता है।
जो लाइट एमिट होती है हमें ब्राइट बैंड की सूरत में हमें नज़र आती है। तो इस तरह तो ग्रेफाइट का ये जो पीस है जिसको 50,000 टाइम मैग्नीफाई करके देखा है, इसमें जहाँ जहाँ पे एटम्स मौजूद होंगे वहाँ पे होंगे ब्राइट बैंड्स, क्योंकि जो एटम्स जहाँ पे होंगे वहीं पे इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होंगे और फिर डी एक्साइड होंगे। जब डी एक्साइड होंगे तो लाइट एमिट करेंगे, वो लाइट हमें ब्राइट बैंड की फॉर्म में नज़र आएगी। जबकि जहाँ पे एम्प्टी स्पेसेज हैं, जहाँ पे कोई एटम नहीं है, वहाँ डार्क बैंड होंगे। इसी तरह एक्सरे वर्क, तो एटम का साइज जो है एक्स रेज की मदद से निकाला गया। एटम का साइज है 2 × 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। ये जो एंगस्ट्रॉम है 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम, और अगर हम इसको तो ये 2 एंगस्ट्रॉम हो गया। और मीटर क्या होता है 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं 10⁻9 नैनोमीटर। तो 10⁻9 और 10⁻10 ये बन गया 10⁻1, और जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 0.2 नैनोमीटर। तो एटम का जो साइज़ है वो अगर हम एंगस्ट्रॉम में निकालें तो 2 एंगस्ट्रॉम बनता है, और अगर नैनोमीटर की फॉर्म में निकालें तो बनता है 0.2 नैनोमीटर। इसी तरह एक्सरे वर्क यूज़ करके जो है मैस ऑफ एटम मालूम की गई। तो मैस ऑफ एटम जो है वो 10⁻27 किलोग्राम, 10⁻25 किलोग्राम ये दी गई है। ये एक रेंज है, कोई एक हमें क्यों नहीं मैस ऑफ एटम जो है कोई एक क्यों नहीं बता दी गई। उसकी वजह ये है जो एटम टोटल हैं वो 118 एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन सबसे लाइट एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन को जो मैस है 10⁻27 किलोग्राम है, और जो जिस एलिमेंट का एटॉमिक मैस 118 है उसका जो मैस है वो 10⁻25 किलोग्राम होगा। एक रेंज बताई गई है, क्योंकि एटम जो है वो 1 से लेके 118 तक एटम है। इसी तरह जो साइज़ ऑफ एटम है तो इसको कहीं ना कहीं एवरेज साइज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि साइज़ भी वेरी करते हैं। हाइड्रोजन का साइज़ सबसे कम है, और जिस एलिमेंट के एटॉमिक मैस जो है 118 है उसका साइज़ सबसे ज़्यादा है। तो ये कहीं एवरेज उसका साइज़ है। इसी तरह एटम को ये बताने के लिए कि एटम जो है उसका साइज़ कितना होता है, ये है कि एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम होते हैं, तकरीबन 20 लाख एटम होते हैं एक फुल स्टॉप में। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें एक बात जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये हमेशा नॉन मेटल्स के मिलने से बनते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड है उसमें एक मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है। ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।